चलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या कहते हैं बेटा लास्ट क्लास में हम केस टू होना आज। ओके। देखो, लास्ट क्लास में हमने नेम क्लॉज के रिगार्डिंग सिचुएशन अंडरस्टैंड करी थी। ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी नाम चेंज कर सकती है और नेम चेंज करने के कुछ बेसिक सिनेरियोज होते हैं। क्या होता है बेटा? ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था, तो केस वन में हम पढ़ा था चेंज ऑफ नेम। राइट, उसमें भी दो सिचुएशन थे, जनरली या ड्यू टू कन्वर्जन। ठीक है। और जो सेकंड सिचुएशन था दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। क्या था बेटा? रेक्टिफिकेशन ऑफ नाम। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम कैसे होता है, तो इसके रिगार्डिंग सिचुएशन अंडरस्टैंड करेंगे। तो लिखिए केस नंबर टू। हेडिंग डालेंगे फटाफट से, केस नंबर टू। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा बेसिकली हमारा बेसिक सिचुएशन है। चलिए, सेक्शन 16 के साथ साथ बेटा मुझे आपको रूल 33A पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? रूल 33A। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें दो सिचुएशन अंडरस्टैंड करना है, एक सेक्शन 16 कंपनीज एक्ट 2013 और एक रूल 33 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। ठीक है। तो ये दो प्रोविजंस हम अंडरस्टैंड करना है रिगार्डिंग रेक्टिफिकेशन। अब होता क्या है, जरा सुनना। पहले इसका एक कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। कॉन्सेप्ट सुनने के बाद आगे के हम इसके प्रोसीजरल पार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि लॉ क्या कहता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। जैसे देखो, आपने कंपनी बनाई, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी क्या हो गई बेटा? इनकॉर्पोरेट हो गई। ठीक है। और जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो डेफिनेटली कंपनी का कुछ नाम भी होगा। लेट अस अज्यूम एक्स वाई जेड लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। ये कंपनी का क्या है? नाम है जिस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है। कंपनी क्या हो गई बेटा? रजिस्टर्ड हो गई है। ठीक है। सब अब यहाँ पर मैंने आपको याद है स्टार्टिंग में बताया था कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी या नेम एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया जाता है तो वहां पर आरओसी डिटेल में चेकिंग नहीं करता है। आरओसी प्रीलिमिनरी चेकिंग का क्या करता है? प्रीलिमिनरी चेकिंग। उसमें अगर कुछ चीजें पकड़ में आ गई ठीक है, अदरवाइज वो प्रोसेस फिर एलोबरेट इन्वेस्टिगेशन उस पे नहीं होगी। ठीक है। तो सर यहाँ पर जनरली एक कंपनी का नाम एक्स वाई जेड लिमिटेड बन गया, कंपनी रेडी हो गई है ना, इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट हो गया, कंपनी काम कर रही है, सब कुछ हो। ठीक है। यानी कि ऑन गोइंग कंपनी है। क्या है बेटा? ऑन गोइंग कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी। ये किसकी बात हो रही है बेटा? एग्जिस्टिंग कंपनी। अब लेटर ऑन यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है, केस नंबर वन और केस नंबर टू। ये जो नाम है ना बेटा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है। किसको लग रहा है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है, उसकी ओपिनियन के हिसाब से ये जो नेम है ना, ये आइडेंटिकल है। क्या है जी? आइडेंटिकल है या फिर रिजेंबल है। क्या है बेटा? रिजेंबल कर रहा है किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से। आर यू गेटिंग इट? यानी कि सर ये जो बेसिक सिचुएशन है, कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड जो बनी है, ये जो नाम है ना बेटा, ये किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से क्या कर रहा है? या तो आइडेंटिकल है, या क्या है बेटा? रिजेंबल है। हो सकता है आरओसी ने जब स्टार्टिंग में इसका इनकॉर्पोरेशन किया था तो उस टाइम पे इतना ज्यादा पता नहीं लगा था और नाम अप्रूव हो गया था। ठीक है। और कंपनी इनकॉर्पोरेट भी हो गई थी, हमें उतना पता नहीं चल पाया। दूसरा, सर किसी ट्रेडमार्क ऑनर को, किसको बेटा? किसी ट्रेडमार्क ऑनर को लग रहा है, ट्रेडमार्क ऑनर, उसने अप्लाई किया सीजी को। किसको अप्लाई किया बेटा? और उन्होंने कहा भैया ये जो कंपनी का नाम आपने अलॉट कर दिया है, ये तो मेरे ट्रेडमार्क से मैच कर रहा है। हाँ जी।
यानी कि आइडेंटिकल है नेम, सीजी को बोलेगा, अप्लाई करेगा, बोलेगा आइडेंटिकल है भैया नेम, या फिर क्या है, रिजेंबल है नेम, किसके साथ बेटा, एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क के साथ, किसके साथ, एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क के साथ। बोलो बेटे, यानी कि यहाँ पे कंपनी बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है, और कंपनी में नाम चेंज नहीं कर रही है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन से सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि भैया जो नाम है ना वो आइडेंटिकल है या रिजेंबल है किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से, या फिर किसी ट्रेडमार्क ओनर को लग रहा है भैया हाँ ये जो नाम है ना, ये नाम आइडेंटिकल है और रिजेंबल है किससे, मेरे ट्रेडमार्क से, तो वो सीजी को अप्लाई करेगा भैया ये दिक्कत है कुछ, राइट। तो यहाँ पे सीजी एक ऑर्डर पास करेगी या डायरेक्शन देगी, क्या देगी बेटा, और ये डायरेक्शन दिया जाएगा कंपनी को, किसको दिया जाएगा बेटा, कंपनी को, कि भैया अपने नाम को बदलिए, अपने नाम को क्या कीजिए, चेंज द नेम, क्योंकि ये आइडेंटिकल है, रिजेंबल है, इस नाम से आप कंपनी कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, कोई दूसरा नाम रखिए जो आइडेंटिकल और रिजेंबल ना हो। तो सर इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी, समझे। तो यहाँ पर स्पेशली ऑर्डर कौन दे रहा है, सीजी, सीजी की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, एंड दिस इज बेसिकली नोन एज रेक्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रेक्टिफिकेशन। क्लियर हुआ। जरा इसको कॉपी करेंगे बेटा, कौन सा लिखे बेटा। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इस नाम से, तो वो एग्जिस्टिंग कंपनी हुई ना, कोई नया, हाँ बनी नहीं है, मतलब बन गई है कंपनी, प्रोसेस में नहीं है। टॉपिक क्या है जी।
डन। हो गया भैया। पेपर कैसा आया था कल? कुछ एक दो चैप्टर थे जो हमने नहीं पढ़ते, बाकी 11 ट्वेल्थ में कुछ नहीं। कौन सा था? वो जैसे डाइवर्सिटी, एजेंट ब्रोकर्स, इस तरह। अच्छा, ये लिखा आप लोगों ने? आगे बढ़े जी। चलिए अब जरा प्रोविजंस पे आइए फटाफट से। तो हेडिंग डालिए रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी।
चलिए लिखिए। कहाँ तक हो गया था? ये हो गया था। इसका नहीं हुआ करो। डन। हो गया भाई। अजय प्रियांशु लाला का। छुट्टी का जो आपने मैसेज करा उसके बाद पढ़ेंगे। मैं चाहता ही नहीं। और तुम कल कहाँ थे भाई? तबीयत ठीक नहीं जैसे बॉडी पेन हो। तबीयत तो मेरी भी खराब थी आज। मैं क्या छुट्टी करूँ नालायक हूँ। हालांकि ज्यादा ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं। ओके। ना देखो जरा इधर ध्यान से। हो गया ये? बड़ा जल्दी कर, इतना धीरे क्यों लिख रहा है? चार चार पेन तो तुम यूज करते हो एक तो। बिल्कुल सजा सजा के ड्राइंग बनाते हैं। कुछ लोग तो हाइलाइटर भी यूज करते हैं। ये बच्चे हैं, लड़के का है। ये देखते, ये बंदा या तो उबासी लेगा या अंगड़ाई लेगा। मेरे को समझ ही नहीं आता है, सोता भी है रात में? कितने बजे सोते हो आप? तब सो जाता हूँ 11 बजे। जब भी नींद आती क्लास में? क्लास में नहीं था ऐसे ही होता था पूरे दिन भर। ऐसा क्यों? खाना इसलिए ज्यादा तो दिक्कत है फिर आपके अंदर यार, ज्यादा मत सोया कर। सुबह उठ के ना थोड़ा योगा किया कर। डिसेबल है। नहीं, ये उबासी वाली प्रॉब्लम ना, ये दिक्कत है कुछ, मतलब आपके अंदर थोड़ा लेजीनेस है, आलस है आपके अंदर। तो आलस को मिटाने के लिए सुबह सुबह उठ के आप जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ के एक्सरसाइज करो और थोड़ा योगा करो, जिसमें कंसंट्रेशन बढ़ेगा आपका। इसी से जिम चालू करी तो 2 दिन किया तीसरे दिन फुट। ये जिम से नहीं होगा भाई। जिम एक अलग चीज है। जिम की बॉडी स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, छत पे जाके एक मैट ले लेना है, नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती है ना वो करना है। सोना नहीं है। ठीक है, और थोड़ा योग करना है। योग से क्या होता है ना, उसमें कंसंट्रेशन बढ़ता है। आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। ये जो बार बार उबासियां आती हैं, अंगड़ाइयां आती हैं, जब भी देखो ये करता रहेगा, ये करता रहेगा। पता लगे बगल में कोई बैठा, उसके मुंह में हाथ दे दे। लिमिट टेस्ट नहीं होना है किसी चीज में तो ये सही हो चल यार। ना नॉर्मल जब घर पे रहते हो तब भी ऐसे होता नहीं सर फांसी वाले मुंह में देखता हूँ पता है। है? मुंह देखते होता है। इसका मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट है। कंसंट्रेशन तो है ही, और आलस तो है ही तुम्हारे में। चलो देखो, सुनना ध्यान से, इसको समझते हैं क्या सिचुएशन है, थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा। ये कह रहा है, इफ कंपनी ऑन इट फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, जब पहली बार रजिस्टर्ड हुई होगी तब की बात कर रहा है ये, या फिर ये और है बेटा ये क्या है, और है, ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन बाय न्यू नेम। अभी आपने पढ़ा था ना सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3,
बोल लिया करो भाई। उसमें अपने नेम क्या करा थे, चेंज। भाई देखो कन्वर्जन वाले केस में तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी, बट जो नेम चेंज करा तो वहां पर नया नाम आया होगा ना। तो मतलब वो नाम भी क्या था बेटा, रजिस्टर्ड तो हो गया, बट क्या था, एग्जिस्टिंग कंपनी से मैच कर रहा था या एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क से मैच कर रहा था, दोनों केसेस की बात कर रहा है। चाहे आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन कराया था तब का नाम, या चेंज करने के बाद जो आपने न्यू नेम से रजिस्ट्रेशन करवाया है वो नेम भी क्या है बच्चे, रिजेम्बल है या आइडेंटिकल है। रजिस्टर्ड तो हो गया है, क्या हो चुका है, रजिस्टर्ड हो गया है, बट इन ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या कह रहा है बेटा, इन ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या है जी, आइडेंटिकल है या नियरली रिजेम्बल है, द नेम बाय विच द कंपनी इज एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी जो कंपनी एग्जिस्टेंस में है। अब यहाँ पर जो सीजी है वो डायरेक्शन देगा, वो क्या देगा कंपनी को कि भैया क्या करो आप अपना नाम चेंज। अब देखो कंपनी को डायरेक्शन तो दे दिया, कितने दिन के अंदर अंदर आपको नेम चेंज करना पड़ेगा, तो जिस दिन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन आई वहां से 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, नाम चेंज करना पड़ेगा। और ये जो नाम चेंज होगा कौन सा रेजोल्यूशन पास करके, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। मैंने कहा था ना, देखो मेमोरेंडम का अगर आप सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 पढ़ो तो उसमें ऑल्टरेशन की बात करता है, स्पेशल रेजोल्यूशन किसकी बात करता है, स्पेशल। तो मैंने वहां पे कहा था दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, तो बीच में चेंजेस भी होंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, इससे पहले आपने दोनों केसेस में क्या एसआर पढ़ा था, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, सॉरी सबसेक्शन 2 में आपने क्या एसआर पढ़ा था दोनों केसेस में, चाहे वो कन्वर्जन का केस हो चाहे वो नॉर्मल चेंज हो, दोनों में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, बस एक में सीजी का अप्रूवल चाहिए और एक में सीजी का अप्रूवल नहीं चाहिए। पढ़ा था ना हमने लास्ट क्लास में, हाँ जी। बट यहाँ पर आपको एसआर पास करना है या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, ऑर्डिनरी, इनकी सिंपल सी बात है, अगर नॉर्मल चेंज है तो एसआर, और अगर रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो क्या पास करोगे, आर पास करोगे। प्लीज याद रखना है इसको, ठीक है, बोलो। या फिर कह रहा है ऑन एप्लीकेशन बाय अ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क, मतलब किसी व्यक्ति का ट्रेडमार्क है, ठीक है, उसने एप्लीकेशन दिया किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बोला कि आइडेंटिकल है या फिर रिजेम्बल है किसके साथ, ट्रेडमार्क के साथ। और ये एप्लीकेशन आपने किसको दी है, अच्छा आपके पास कितना समय है एप्लीकेशन देने का, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो वहां से 3 साल के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। 3 साल बीत गए तो फिर नहीं कर सकते भाई, क्योंकि लॉ आपको टाइम मैक्सिमम कितना दे रहा है। यानी कि आज कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और आपको देखा, आपने देखा कि यार ये तो एग्जिस्टिंग नेम मैच कर रहा है हमारे ट्रेडमार्क से, तो आप तुरंत अप्लाई करोगे इसको, सीजी को, विद इन कितने महीने के अंदर, 3 मंथ्स, सॉरी 3 ईयर के अंदर, कितने अंदर बेटा, 3 ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन या फिर चेंज ऑफ, इन तीनों का जो भी इवेंट हुआ है उसके 3 मंथ्स के, सॉरी 3 ईयर के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बच्चों, हाँ जी। अब यहाँ पर अगर सीजी के ओपिनियन से लगता है कि नाम क्या है बेटा, आइडेंटिकल है या रिजेम्बल है किसके साथ, ट्रेडमार्क के साथ, तो मैं डायरेक्शन देगा किसको, कंपनी को, बोलेगा क्या करो। चेंज करो। अब ये कितने टाइम के अंदर चेंज करना, अब दिस इज अमेंडमेंट, पहले ये 6 महीने हुआ करता था, कितना महीने हुआ करता था, बट ड्यू द पैसेज ऑफ टाइम दिस नाउ बीइंग डिलीटेड, और इसको कितना कर दिया बेटा, 3 मंथ्स, और अगेन कौन सा रेजोल्यूशन पास करना, समझ में आया। तो बेसिक सिनेरियो क्या निकल के आता है, क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आ रही है सर, अगर नॉर्मल सिचुएशन है, कंपनी से एग्जिस्टिंग कंपनी से मैच कर रहा है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी, कितने महीने महीने के अंदर करना है, 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको नाम चेंज कर लेना है, और कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा, या तो ट्रेडमार्क ओनर आपको क्या करेगा, सीजी को अप्लाई करेगा, कितने साल के अंदर, 3 साल के अंदर, जो भी इवेंट हुआ है वहां से 3 ईयर आप लोगे, और 3 ईयर के अंदर आप अप्लाई करोगे तो सीजी, उसके बाद सीजी को लगेगा कि हाँ भैया ये एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो उस केस में सीजी आपको क्या इशू करेगा, डायरेक्शन, और अगेन डायरेक्शन को कितने टाइम के अंदर फॉलो करना है, 3 मंथ्स, पहले कितना था ये, 6 अब कितना हो गया, सो दिस इज चेंज, दिस इज अमेंडमेंट, ठीक है। और कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपको पास करना है। अब एक और सिचुएशन है, एक बड़ी जबरदस्त अमेंडमेंट आई है बेटा, वो मैं आपको बताऊंगा, पहले मुझे बताओ समझ में आ गया है? इसका कोई चार्ट एग्जांपल कराने की जरूरत है क्या, ठीक है। अब जरा सबसेक्शन 2 लिखो, ये सबसेक्शन 1 था, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 लिखिए जरा।
डन। लिखा बच्चों। अब बेटा आपने ना रेक्टिफिकेशन के जरिए नाम चेंज करा। रेक्टिफिकेशन के जरिए क्या करा बेटा आपने? नाम चेंज करा, तो इसका नोटिस जारी करोगे आप किसको? आरसी। कितने दिन के अंदर? मतलब जिस दिन नाम चेंज करा वहां से 15 दिन के अंदर आप क्या दोगे बेटा? एक नोटिस देगो किसको? आरसी को, अबाउट द चेंज अलोंग विद ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आपको ऑर्डर दिया था, जो डायरेक्शन दी थी, वो ऑर्डर और प्लस आपने जो नाम चेंज करा है वो, इन दोनों को नोटिस के थ्रू आप किसको भेज दोगे? आरसी को। तो डेफिनेटली आरसी आपके नाम को क्या कर देगा? रजिस्टर्ड कर देगा। ठीक है, समझ में आया? बोलो। यहाँ पर ना कोई फॉर्म्स मेंशन नहीं, बट जनरली हम फिर यहाँ पे सेक्शन 117 फॉलो कर सकते हैं। एमजीटी इसमें भेज सकते हैं, एमजीटी 14 में भेज सकते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये समझ में आ गया? बेसिकली आपको एग्जाम में ये लिख के आना, भैया हमें क्या भेजना है? नोटिस किसको? कितने टाइम के अंदर? और उसके साथ डेफिनेटली इसके साथ आप ओआर भी अटैच कर देना और बीआर भी अटैच कर देना। आर यू गेटिंग नाउ? बोलो भाई। हाँ जी। गवर्नमेंट का रूल बोलो। बात हो या नाम तो चेंज करने पड़े। नहीं, ओआर पास करना पड़ेगा। क्यों ना हो भैया, लॉ में लिखा हुआ है ओआर पास कर। ओआर पास में तो कैसे नाम चेंज कर लोगे आप? नहीं है ओआर पास करने का मतलब क्या होता ऑर्डिनरी है? क्या मतलब क्या होता है इसका? आप क्यों ओआर पास कर रहे हो? चेंज से मतलब बेटा ओआर क्यों पास हो रहा है, पहले इसका मतलब बताओ। समर्थन लेने के लिए शेयर होल्डर क्यों ले रहे हो समर्थन? कंपनी में किया तो बंदा आपके लिए अगर कुछ करता है तो क्योंकि आप ओनर को बताओगे ना। ओनर को बता रहे हो भैया सीजी का ऑर्डर आया हुआ है। सीजी का ऑर्डर आया हुआ है कि आपका नाम क्या कर रहा है? आइडेंटिकल है, रिजेंबल है, और हमें चेंज करना पड़ेगा कितने टाइम के अंदर? तो बताओ कौन सा नाम रखें? सजेस्टिव नेम रखे जाएंगे। अब मेंबर बताएंगे भैया ये वाला नाम रखो, तो वहां पे वोटिंग करवाओगे नहीं करवाओगे? तो नेम जो सिलेक्ट होगा वो तो अल्टीमेटली मेंबर्स के वोट से ही होगा ना भैया। तो वोट कौन, फिर क्या अगर मान लो मेंशन नहीं करा होता ओआर, तो यहाँ पर फिर हम क्या मानते? तो इसलिए वहां पर वोटिंग होगी, और कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? ओआर। यानी कि मेजोरिटी 51% वोटिंग ली जाएगी एक तरीके से। हाँ, तो 51% लोगों ने अगर बोल दिया पर्टिकुलर नेम को कर दो, तो क्या कर दोगे? हाँ। बिना ओआर के आप कैसे कर लोगे नेम चेंज? लॉजिकल नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मर्जी से नाम थोड़ी रख सकते हैं भाई, वो तो अल्टीमेटली पूछेंगे ना ओनर से, मेंबर से। तो मेंबर ओआर पास करेगा, उसके बाद इस सिचुएशन होगा। नहीं समझ में आया? अब सुनो, ये सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनो। क्या लिखा हुआ है? इफ अ कंपनी if a company is in default under section 16 subsection 1, जरा इधर देखो भैया। सर यहाँ पे आपने क्या कर दिया अभी? तो इसका मतलब यू विल लाइबल फॉर फाइन के लिए अधिकारी हैं आप। अगर आपने कोई फ्रॉड करा है भैया, सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया और आपने फाड़ के फेंक दिया, बोला ऐसा डायरेक्शन बहुत आते रहते हैं। अच्छा, तो मतलब आपने डिफॉल्ट कर दिया, आपने 3 मंथ्स के अंदर अंदर क्या नहीं करा? नाम चेंज नहीं करा। तो यहाँ पर एक सिचुएशन है, प्लीज डोंट राइटिंग, पहले तो देख लो। कंपनी और उसके ऑफिसर, कंपनी और उसके ऑफिसर को पेनल्टी लगेगी नहीं लगेगी? अब बोल लो। यस सर तो क्या था, कंपनी को फाइन लगाओ 1000 रुपए पर डे। क्या लगाओ? जब तक ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। जब तक डिफॉल्ट क्या है? कंटिन्यू है, तब तक क्या लगाओ पर डे का? 1000 रुपए। और ऑफिसर को 5000 रुपए का फाइन लगाओ, और इसको बढ़ा सकते हो आप, अप टू एक्सटेंड कर सकता है आरओसी 1 लाख रुपए तक। कितने रुपए तक? ये सिचुएशन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। कहता है कि अगर आपने डिफॉल्ट किया, अगर आपने क्या किया बेटा? डिफॉल्ट किया, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। बोलो बे। यस सर बट ये जो सिचुएशन रहा, ये अमेंडमेंट आया 2020 में। कब आया अमेंडमेंट? 2020 तो 2020 ने कहा भैया कोई फाइन वाइन नहीं लगेगा। क्योंकि लॉजिकली सोचो ना यार, यहाँ पे तुम कंपनी पे फाइन ऐसी गलती पे लगा रहे हो जो कंपनी की है ही नहीं। भैया नाम आपने रजिस्टर्ड कर दिया, गलती मेरी है आपकी है? गलती तो आरुषि से हुई है ना। उसी से हो लॉजिकली सोचो, मेरा तो नाम ही नहीं था भाई। चलो ठीक है, हो गया। अब रेक्टिफिकेशन में मान लो 3 महीने के अंदर हम नहीं कर पाए,
ड्यू टू एनी रीजन आप तो हमारे पास जबरदस्त पेनल्टी लगा रहे हो। तो ये अमेंड हो गया 2020 में और एक रूल ऐड हुआ इसमें, रूल 33A। क्या ऐड हुआ? तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट शेल अलॉट न्यू नेम टू कम। यानी कि देखो, अब यहाँ पे क्या होगा सुनो, अगर आपने 3 महीने के अंदर, अगर आपने 3 महीने के अंदर सीजी की डायरेक्शन फॉलो नहीं करी, नाम चेंज नहीं करा, तो आपके ऊपर फाइन तो हम नहीं लगाएंगे, बट हम आपको क्या कर देंगे, एक नया नाम ही अलॉट कर, और वो नाम आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझे? तो जिसके लिए हम क्या पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे, रूल 33A। क्या पढ़ेंगे? रूल 33A, दिस अमेंडमेंट रिगार्डिंग माई पॉइंट। तो समझ में आ रहा है? चंपक लाल। ऐसा शाम को स्कूल जा। हाँ बोलो। ऐसे वो कहते थे बिहार में कितने परसेंट एप्लीकेशन शुरू थी? 51। बिहार में भी ऑफिसर से लेंगे पैसे वो 5 हजार। है? वो ऑफिसर के लिए करो ऑफिसर को पेनल्टी लगेगी। जिसने कराया। जो ऑफिसर डिफॉल्ट में उनको तो पेनल्टी लगाओगे, क्योंकि कंपनी खुद थोड़ी काम कर रही है। कंपनी में काम कौन करता है? तो डायरेक्टली करो। अबे तो डायरेक्टर कौन है कंपनी के? ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा, उसमें पेनल्टी लगाई जाएगी। भाई ये पेनल्टी वाला पॉइंट लिख रहे हो ना, हाँ। लिख कर काट देना। सुनो, जानबूझ के मैं आपको प्रीवियस करवा रहा हूँ, रीजन जानते हो उसका क्या है? जहां पर हमें ये पता होगा ना पहले ये था अब ये हुआ है, इससे क्या होता है, हमें थोड़ा मेमोराइज करने में आसानी रहती है। ठीक है, जैसे आपको और चीजें कम याद रहेंगी बट ऐसी चीजें ज्यादा याद रहेंगी। कभी आप आजमा के देखना कि आपने कभी ये अमेंडमेंट आया तो अमेंडमेंट वाला पॉइंट फटाफट से क्लिक होता है दिमाग। तो अगर कल को मान लो आपको लग रहा है कि हाँ पहले यहाँ पे फाइन था, अब यहाँ पे क्या हो गया है, सो दिस इज बेटर वे। ठीक है, तो दैट्स वाई मैं आपको क्या करा रहा हूँ यहाँ पे, पुराना वाला पॉइंट भी करा रहा हूँ। जैसा भी हमने पढ़ा था ना इससे पहले, ट्रेडमार्क वाले केस से पहले कितना टाइम था? 6 महीने। 6 महीने। अब कितना हो गया वो? 3 महीने। 3 महीने। 6 महीने वैसे ही बहुत होता, उसको कम करके क्या कर दिया, 3 मंथ्स कर दिया। समझे? हो गया। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नया नाम अलॉट कर रही है, क्या कर रही है? नया नाम अलॉट करी, तो उसका प्रोसीजर क्या है और क्या सिचुएशन रहेगा, ये सारा कहाँ डिफाइन करा गया है बेटा? रूल 33A में। चलिए फटाफट से हेडिंग लिखिए, रूल 33A। सभी रख दूंगी। एक लड़के नीचे आए करे तो मुझे सर बुलाए हैं। कौन? पता नहीं नीचे के लोग। आपने बंद कर दिया? हाँ ठीक है, ऊपर बोल देना उसको, ऊपर आ जाए कौन है। तो ये तो से मैं रखा ये चाबी इधर में कर दे। हाँ जी, रख दीजिए।
मैथ इतना नहीं। वो भी मेरा। मजा नहीं है। ठीक है आंटी। आंटी सही काम कर रही है। अच्छी है आंटी। इस बहादुर नारायण से तो बहुत अच्छी। हाँ वही बोलने वाली हूँ। सर आपको बेटा बोलना चाहिए आंटी। भैया बोलो। अब इसमें क्या बोल सकते। लिखा आपने? सर ये कौन कौन सा है इनसे? INC 11C, C just like you। तू वो कह रही है क्यों? छोटा। लिखा। हेलो। ये थोड़ा सा ना खतरनाक सा प्रोविजन लगता है, थोड़ा समझना ध्यान से, ठीक है। अब ये ऐसा ही प्रोविजन है बेटा, एक उसमें भी है। अब आगे चलकर इन्वायरमेंट पढ़ोगे, इन्वायरमेंटल एक्ट पढ़ोगे, वहां पर भी एक ऐसी प्रोविजन है। बट वो प्रोविजन वाहियात प्रोविजन है। रीजन सुनो।
वहां पे क्या होता है, पहले एसपी, एक एसपी सीबी करके अथॉरिटी है, वो किसी बिजनेसमैन को ना ऑर्डर पास करेगी कि भैया साफ सफाई करवा, आपने पोल्यूशन किया है तो साफ भी करो। अब मान लो वो ऑर्डर कंप्लाई नहीं करता, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने उस अथॉरिटी को बोला हुआ, तुम खुद ही सफाई कर दो, जाके क्या कर दो, खुद ही सफाई कर दो, और फिर भले जो खर्चा है उससे क्लेम कर लेना। राइट, अब यहाँ पे तो बंदे को पता ही है प्रोविजन, उसमें पेनल्टी लगनी है नहीं, तो वैसा ही कुछ प्रोविजन है, बट ये थोड़ा ठीक है, कंपनी के एंगल से देखा जाए थोड़ा सा क्या है, ठीक है। बट वो तो बिल्कुल ही खतरनाक बेकार सा प्रोविजन है, क्योंकि वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, एक फैक्ट्री का ऑनर हूँ, अब मैं गंदगी फैला रहा हूँ, नाले वाले में पानी डाल रहा हूँ, मेरे वजह से नाला क्या हो गया, बहुत ज्यादा गंदा हो गया। अब मेरे पास ऑर्डर आया सेंट्रल गवर्नमेंट की उस अथॉरिटी का, और मेरे से कह रही भैया सफाई कर दो, मैं कहा नहीं कर रहा। ठीक है, हम कर लेंगे सर, खुद साफ सफाई करके, और फिर वो रिम्बर्समेंट के लिए मेरे को अप्लाई कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ ये भी नहीं भी कर रहा, केस करते रहो फिर दुनिया भर का। तो मतलब कहीं ना कहीं वहां पे आपने क्या रिलैक्सेशन दे रखी है, जबकि आपको क्या लगना चाहिए था, वहां पे लगना चाहिए था तगड़ा वाला फाइन, इवन इम्प्रिजमेंट भी होनी चाहिए थी, तभी तो सुधरेंगे लोग। इंडिया में तो वैसे ही लोग नहीं सुधरते। अच्छा, एक और न्यूज, दिल्ली गवर्नमेंट ने ओला, उबर और रैपिडो में जितने भी लोग बाइक्स वगैरह चलाते हैं वो बैन कर दिए। अब आप बाइक्स में ओला उबर वगैरह नहीं चला सकते हो, ठीक है, नॉर्मल फोर व्हीलर होनी चाहिए। और ये डिसीजन सही भी है, क्राइम भी इससे थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस थे, कि मान लो कोई क्रिमिनल है वो रैपिडो में चला रहा है, पकड़ रहा है किसी को, चोरी वोरी कर रहा है, लूट रहा है उनको, इज इट पॉसिबल? अब बाइक से फिर आप, चांसेस है ज्यादा, कार वगैरह में इतना रिस्क नहीं डालेंगे हम, बाइक तो चोरी की भी हो सकती है। तो उसने, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको बैन ही कर दिया भैया, अब आप नहीं चला सकते हो। और चलाओगे तो फर्स्ट बार फंसोगे तो 5,000 रुपये फाइन है, सेकेंड बार फंसोगे तो 10,000 के साथ साथ जेल भी होगी। तो थोड़ा सा सावधान, कि अगर कोई आपके आसपास पर्सन रैपिडो वगैरह में चला रहा हो, गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह, तो उसको मना कर देना कि भैया लॉ आ चुका है, अब मत चलाए। ठीक है। ये कंपनी, ये रैपिडो तो स्टार्टअप ही था ना। हाँ, तो बाकी चीज चलाओ, पिवट कर लेंगे ना, तो ऑटोमेटिक गाड़ी में घुस जाए। ऑटो में आ जाओ, गाड़ी में आ जाओ। एक्चुअली रिस्क है ना यार, हाँ नहीं, क्योंकि बाइक वालों का कोई अथेंटिकेशन थोड़ी है, कार वाला प्रॉपर रजिस्टर्ड होता है, उसके साथ डिटेल होती है वगैरह होते हैं, बाइक वाले ना नॉर्मल। प्लेट भी चलती है। हाँ, कोई प्लेट्स भी नहीं होती, नॉर्मल आपका डोमेस्टिक प्लेट है जो नॉर्मल आता है, वही प्राइवेट प्राइवेट वाली वही चलती है। तो उसमें कहीं ना कहीं रिस्क है ना। मान लो बंदा बोले कि रैपिडो से आया हूँ, उठा ले किडनैप कर ले किसी को, अब उसमें लड़कियों को भी लेके जाते हैं, मेन बात तो ये होती है ना। अब मान लो कुछ गड़बड़ हो गई कल को, फिर हम दिल्ली, अभी देख रहे हो क्राइम कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा रिस्क है इसमें, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा भैया से बंद करो। खैर जो भी है, बहुत सारे बेचारे बेरोजगार भी होंगे इससे, बट क्या करें, इट्स अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। क्या लिखा हो बच्चे, रूल 13, रूल 13 है, ये 33 है, ओ माय गॉड। अब देखो ये रहा, अलॉटमेंट ऑफ न्यू नेम टू द एग्जिस्टिंग कंपनी, जिसने क्या नहीं करा बेटा, 60 मैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 का डिफॉल्ट किया है। देखो, कहता है इन केस ऑफ कंपनी फेल्स टू चेंज इट्स नेम एज पर द सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, ठीक है, तो कहता था लेटर, क्या लिखा बेटा, ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइड ऑफ द ईयर पासिंग द डायरेक्शन, मतलब जिस साल डायरेक्शन दी गई थी आपको, ठीक है, जिस साल ऑर्डर दिया था उसने आपने कंप्लाइड नहीं किया, किसके ऑर्डर को बेटा, हाँ, तो एक स्टेटमेंट, एक ऑर्डर आएगा, जिस ऑर्डर का नाम क्या बेटा, ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइड, मतलब आपने रीजनल डायरेक्टर के ऑर्डर को क्या नहीं करा बेटा, कंप्लाई नहीं किया। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी एक्ट में सारी पावर अपनी किसको दे रखी है, रीजनल डायरेक्टर को, 7 रीजनल डायरेक्टर है, पता है ना। तो इन सातों रीजनल डायरेक्टर के पास बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की वो सभी पावर है, जो यहाँ पे जहां जहां सीजी लिखा होगा, वहां वहां कौन काम करेगा, रीजनल डायरेक्टर, कौन काम करेगा, रीजनल डायरेक्टर। क्लियर है। तो एक लेटर आपके पास आ जाएगा जिसमें क्या लिखा होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइंट। अब सुनना, जो सीरियल नंबर है या एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर है, शेल क्या बन जाएगा बेटा, न्यू नेम ऑफ द कंपनी विदाउट एनी फर्दर एक्ट और डीड बाय द कंपनी, यानी कि जो आपका एग्जिस्टिंग सीरियल नंबर है और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर है, सिन नंबर है, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी बेटा, न्यू नेम को अलॉट हो जाएगी, किसको हो जाएगी बेटा, न्यू नेम को अलॉट हो जाएगी। और आरओसी, आरओसी जो है वो अकॉर्डिंगली मेक एंट्री ऑफ न्यू नेम, आपके न्यू नेम की एंट्री कर देगा आरओसी बेटा, किसमें, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में, और आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑन कॉर्पोरेशन इशू कर देगा, किसमें बेटा, आईएनसी 11C। सुनो, लास्ट क्लास में जब मैं आपको चेंज ऑफ नेम बताया था, तो वहां पर भी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू होता है, कौन से फॉर्म में, INC 25 में, मैंने कहा था इसको याद रखना।
और जब पहली बार हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं तो आईएनसी 11 में इशू होता है। और जब आप रेक्टिफिकेशन के थ्रू करवाओगे तो और आपका अलॉटमेंट कौन करेगा? बस कौन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो भैया वहां पे आपको फ्रेश इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट किस में मिलेगा? आईएनसी 11 सी में। किस में मिलेगा? आईएनसी 11 सी में। क्लियर हुआ? पक्का। बट इसमें सुनना, ये प्रोविजन ना अप्लाई नहीं होंगे वहां जहां कंपनी ने कौन सा फॉर्म फाइल किया हुआ है, पेंडिंग है डिस्पोजल के लिए, जब तक ये फॉर्म क्या नहीं हो जाता तो ये प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है। आईएनसी 24 क्या था बेटा? अप्रूवल ऑफ सीजी। भाई जो नॉर्मल चेंज था आपका याद है ना? नॉर्मल तो नॉर्मल चेंज में जो आप करते थे तो वहां पर आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ता था? आईएनसी 24 आईएनसी 24 सीजी के अप्रूवल के लिए वाला आपने फाइल किया हुआ है, नेम चेंज को लेके अप्लाई किया हुआ है। और वहां पे जनरली क्या हो रहा है, अभी वो ऑर्डर पेंडिंग है तो तब तक ये सेक्शन सॉरी रूल 33 ए के आपके ऊपर प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। बट अगर वहां पे सीजी ने रिजेक्ट कर दिया आपका फॉर्म तो फिर क्या एप्लीकेबल हो जाएंगे? समझ में आए? क्लियर हुआ? पक्का। यानी कि सिंपल सी बात है सर। जनरली अगर आपने डायरेक्शन कंप्लाई कर ली, नाम चेंज किया तो ठीक है। अगर आपने नाम चेंज नहीं किया तो फिर सीजी आपको एक नेम अलॉट कर देगी और जो आपके पुराने इनकॉर्पोरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर थे वो सब क्या हो जाएंगे बेटा? न्यू नेम को अलॉट हो जाएंगे। और यहाँ पर आरओसी आपके उस न्यू नेम को रजिस्टर्ड कर देगा और आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट इशू कर देगा। कौन से फॉर्म में बेटा? आईएनसी 11। बट इसके प्रोविजन यहीं पे खत्म नहीं होते, आगे देखिए, समझ में आगे? हाँ जरा सब रूल टू देखो। हाँ जी। चलिए अब जरा लिखो सब रूल टू।
लिखा जी। है ना। देखिए, अभी कह रहा है भैया सब रूल टू कह रहा है अ कंपनी हुज नेम हैज बीन चेंज अंडर सब रूल वन। मतलब आपने डिफॉल्ट कर दिया था, फिर सीजी ने आपको नया नाम अलॉट किया है। शेल मेक एट वंस मेक नेसेसरी कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12। सेक्शन 12 किसको लेके बात करता है बेटा? ये बात करता है रजिस्टर्ड ऑफिस को लेके। किसको लेके? रजिस्टर्ड ऑफिस और उसकी वेरिफिकेशन की बात करता है। जैसे आपने को रजिस्टर्ड ऑफिस मैंडेटरी है, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर एक नेम प्लेट लगेगी जिसमें कंपनी का नाम होगा, कंपनी का एड्रेस होगा? यस और नो? यस, इट इज मैंडेटरी एज पर सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और अपने नाम के साथ बेटा एक स्टेटमेंट लिखोगे आप, क्या? ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कम। मतलब नाम लिखा और उसके ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे? ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइड। ये लिखना मैंडेटरी है बेटा। अगर आपका नाम चेंज हुआ है सब रूल वन के हिसाब से, शेल मेंशन इन ब्रैकेट बिलो द नेम ऑफ कंपनी। चाहे जहां भी वो प्रिंट करवा रही हो अपना नाम अफिक्स करवा रही हो, अदरवाइज तो जहां पर भी अपना नाम वगैरह लिखोगे तो उसके साथ साथ ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा? ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर शेल, सॉरी, नॉट कंपनी। समझ में आया? ये प्रोविजन आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर आपने नाम किसके हिसाब से चेंज करा है बेटा? सेक्शन 13 सब रूल, सॉरी सबसेक्शन 2 के हिसाब से। ऑब्वियस भी है ना, वो तो नॉर्मल चेंज है, तो वहां पे आपको ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? बोलो। ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइंट, नॉट आपको ऑर्डर आया था ना सीजी का कि नाम चेंज करो, आपने कंप्लाई किया? नहीं। इसलिए हाँ, मतलब जलील का लगा तुम्हें, जलील। ठीक है, समझ में आया? तो इसके साथ बेटा हमारा सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 2 3 कंप्लीट हो गया, और सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 2 3 कंप्लीट हो गया, और रूल 29 कवर हो गया, और रूल 33A कवर हो गया। समझ में आया? अब सर नेम चेंज का प्रोसेस यहाँ पे समाप्त हो गया, आगे कोई सिचुएशन नहीं है, बट आगे की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सुनिए। कहता है, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनना ध्यान से। कहता इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम। क्या कह रहा है बेटा? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम मतलब आपने नाम चेंज किया, इसका इफेक्ट कंपनी पे क्या पड़ेगा भाई? जैसे आपने नाम पुराने नाम से लोन लिया हुआ था, पुराने नाम से आपके ऊपर केस चल रहा था, या आपने केस किया हुआ था, बोलो, अपने शोल्डर को क्या कर रखे थे? शेयर इशू कर रखे थे, तो क्या अब वो सारे के सारे हट गए? नहीं। लोन सारे डिस्चार्ज, प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग सारी डिस्चार्ज, नहीं। कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? सरकार को टैक्स देना था पुराने नाम से, अब तो नया नाम हो गया, भाड़ में जा सरकार, नहीं दे रही टैक्स, ऑब्लिगेशन खत्म। तो सर यहाँ पे कोई भी ऑब्लिगेशन समाप्त नहीं होगा। और वैसे कॉमन सी बात है कि नहीं भाई? नाम चेंज करने से ऐसा तो हर कल को क्या करेगा बेटा? लोन लेगा 1 करोड़ का, नाम चेंज कर देगा, हाँ जी डिफॉल्ट हो गया। तो सर इसका मतलब नाम चेंज तो भले आप कर लो, बट जो पुराने नाम पे सारे इफेक्ट है वो किस पे आ जाएंगे सर? नए नाम पे। चलो देखो।
तो वन नोट से बेटर है ना ये, राइटिंग भी ज्यादा सही है इसमें। क्यों दोस्त? आप उसे लेकर चाहिए विंडोज सेम ही रहता है। राइटिंग समझ आ रही है? हाँ उसमें उसमें भी आते थे? ओह माय गॉड। अच्छा, पहले के लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स ज्यादा सही लगते थे आपके? अबे ठीक है आप अब ठीक है। पहले एक दूसरा दिखता था। हाँ अब आधे भी कर दिया ना। कुछ लोगों को दिक्कत है रजनी मत बोला। लिखा। डन। ये दुनिया, क्या लिखा हुआ है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम। कह रहा था चेंज ऑफ नेम शैल नॉट इफेक्ट एनी राइट और ऑब्लिगेशन of a company या render defective any legal proceeding or by or against it। मतलब जो कोई केस आपने कर रखा है या आपके ऊपर हो रखा है, कोई आपके राइट्स है, कोई आपके ऑब्लिगेशन है, उनमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड एनी लीगल प्रोसीडिंग विच माइट have been continued or commenced or by against the company in a former name, पुराने नाम पे may be continue। अब वो continue हो जाएगा बेटा किसमें? by और against the company। किसके साथ बेटा? न्यू नेम के साथ। किसके साथ बेटा? न्यू नेम। अच्छा, यहाँ पर मे भी इसलिए लिखा है कि दोनों पार्टीज चाहे तो, ठीक है, दोनों पार्टीज चाहती हैं कि क्या हो बेटा, नए नाम से प्रोसीडिंग हो, तो नए नाम से हो जाएगी। क्या पुराने नाम से पॉसिबल है नेम की प्रोसीडिंग होना? हाँ देखो, जब तक ये इसमें लॉ में लिखा नहीं है, लॉ में एक तो बेसिक सिचुएशन क्या लिख दी है मे, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि यार यहाँ पे मतलब हमारी मर्जी है कि हम पुराने नाम से करें या नए नाम से। तो एक केस हुआ, ठीक है, उस केस में तय हुआ था कि आप पुराने नाम से करोगे तो क्या सिचुएशन रहेगा। इसका मतलब आप इस प्रोविजन को पढ़ के ही कंप्लीट आंसर नहीं बता सकते हो। तो जैसे ही हम उस केस लॉ को पढ़ेंगे तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल मैं क्या कह रहा हूँ, लीगल प्रोसीडिंग में भी किसके नाम से हो सकती है बेटा? पुराने नाम से या फिर न्यू नाम से। नाउ लेट अंडरस्टैंड द कोर्ट जजमेंट, उसके बाद हम देखेंगे क्या सिर्फ नए नाम से होगी या पुराने नाम से भी पॉसिबल है। ये समझ आ गया आपके? ओए, बोलोगे ना तुम लोग? केस लॉ लिखो एक। क्या लिखा हुआ है? मल्हाटी टी सिंडिकेट लिमिटेड, सिंडिकेट लिमिटेड वर्सेस रेवेन्यू ऑफिस। लिखा जी।
देखो जी, क्या लिखा हुआ है? मल्हती सिंडिकेट लिमिटेड वर्सेस रेवेन्यू ऑफिसर। अब इस केस में कोर्ट की जजमेंट क्या आई? कोर्ट ने कहा अगर कंपनी का नाम चेंज हुआ है और उस नाम को रजिस्टर्ड किया है किसने? आरओसी ने। किसने बेटा? आरओसी ने। तो कहते हैं द कमेंसिंग ऑफ लीगल प्रोसीडिंग ऑन फॉर्मर नेम। फॉर्मर का मतलब पुराने नाम पे। अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है वो क्या नहीं होगी बेटा? वैलिड नहीं होगी। वो क्या नहीं होगी बेटा? वैलिड नहीं होगी। इसका मतलब आपको नए नाम पे क्या शिफ्ट करना पड़ेगा? बोलो। इसका मतलब आपका नाम अगर चेंज हो गया तो पुराने नाम पे भी केस प्रोसीडिंग नहीं हो सकता। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? न्यू नाम पे ही आपको लीगल प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वो वैलिड नहीं होगा। मिल गया आंसर? तो क्या लीगल प्रोसीडिंग पुराने नाम पे कंटिन्यू रहेगी या न्यू नाम पे करना पड़ेगा? एक और केस हुआ, ये समझ आ गया तुम्हारे? ठीक है, एक और केस लिखो। केस क्या था? क्या हुआ भाई? कैसे परेशान हो रहा था? पियोनियर प्रोटेक्टिव। स्पीकर वाली हम्म। फाइबर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस फाइबर ग्लास मेरा बुक दिखाने का बेटा। पेज नंबर क्या बेटा इसका? 70 या 17? आप पेज नंबर नहीं सेट करेंगे सही डाले? सब आगे सब डाल अच्छा। पेज नंबर 6 हो गया।
तुम्हें थोड़ी जल्दी आ गया। 5+1। डन। पहला केस क्या था बेटा? मलाटी टी सिंडिकेट लिमिटेड वर्सेस रेवेन्यू ऑफिसर, जहां पे ये डिसाइड हुआ था फॉर्मर नेम से कोई भी केस होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? इनवैलिड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इनवैलिड, इट इज नॉट अ वैलिड। ठीक है। एक और केस हुआ, सुन लो, ये केस क्या था? केस क्या था बेटा? पायोनियर प्रोटेक्टिव ग्लास फाइबर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस फाइबर ग्लास पिंक क्लिंटन, क्या है ये? फिल किंगटन, ठीक है, लिमिटेड। तो ये एक बेसिक केस था, जिस केस में बेटा क्या सिचुएशन हुआ बताता हूँ। जैसे देखो, आपका नाम चेंज हो चुका है, बट किसी व्यक्ति ने आपके अगेंस्ट केस किया पुराने नाम पे। क्या किया? पुराने नाम पे। नए नाम पे केस नहीं किया, किस पे किया? अब कोर्ट ऑफ लॉ में क्या भैया, कंपनी इस नाम से तो एग्जिस्ट करती नहीं है, तो केस इनवैलिड हो गया। तो कोर्ट ने कहा बेटा ये कोई डिफेक्ट नहीं है। हो सकता है उसको नहीं पता था अपना नाम चेंज हो गया, ये पहले पुराना नाम से जानता था। तो कुछ नहीं करना, आपने जो प्लेंट फाइल करी, प्लेंट का मतलब एक तरीके से केस होता है, केस की कॉपी होती है, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट कर दो। क्या कर दो? अमेंडमेंट। पुराने नाम की जगह क्या डाल दो? बस यही हुआ। तो देखो तो, इन स्पाइट ऑफ चेंज द नेम ऑफ एंटिटी द कंपनी, क्या है बेटा? भाई नाम चेंज हुआ है, कंपनी बंद हुई है क्या? कंपनी तो कंटिन्यू है, सिर्फ नाम ही तो चेंज हुआ है। हाँ। तो कहते हैं कंपनी इज नॉट डिसॉल्व, ना ही उसने कोई न्यू एंटिटी बनाई है बेटा, ना तो कोई नई एंटिटी बनी है, और ना ही कंपनी क्या हुई है, डिसॉल्व हुई है। कंपनी तो वही है, बस क्या चेंज हो गया है। इफ कोई भी लीगल प्रोसीडिंग कमेंस होती है, क्या लिखा है देखो, आफ्टर चेंज द नेम अगेंस्ट द कंपनी, किसके नाम पे हो गई है बेटे? पुराने नाम पे। किस पे हो गई है? तो द कंपनी शुड बी ट्रीटेड एज इफ इट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये ट्रीट करेंगे, पुराना नाम तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना। इट इज नॉट अ डिफेक्ट, ये कोई डिफेक्ट नहीं है। प्लेंट मतलब जो आपने केस की कॉपी फाइल करी थी, कैन भी क्या की जा सकती है? अमेंडेड, और सब्सिट्यूट किया जा सकता है क्या? नया नया। सिंपल, समझ में आया? तो सिंपल सी बात है, ये हुआ आपका नेम क्लॉज पूरी तरह से समाप्त, विद उसका कंप्लीट मीनिंग, विद कंप्लीट ऑल्ट्रेशंस, सेक्शन 13, सेक्शन 16, रूल 29, रूल 33 ए। समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज कराऊंगा, ठीक है, कि रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे चेंज किया जा सकता है। इससे रिलेटेड कोई डाउट, नेम क्लॉज से रिलेटेड एक बार फटाफट से गोन थ्रू करो। सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 से लेकर अभी तक जितना पढ़ा है बस फटाफट से गॉन थ्रू करो। आपको डाउट है तो पूछो फटाफट। हाँ बोलिए। भाई थोड़ा तेज बोलो। कंपनी मतलब या कि नाम चेंज करने के लिए ठीक। उसके बाद वो कंपनी का नाम रिकॉर्ड मारेगा, क्योंकि सेम प्रोसीजर ही होता है उनका। कौन सा वाला? मतलब जैसे काम नाम चेंज किया कंपनी ने नोटिस के बाद होगा, फिर भी अगर मतलब वो नाम चेंज किया या नहीं किया? किया किया डिफॉल्ट के बाद,
तो डिफॉल्ट के बाद तो रूल 33A एप्लीकेबल हो जाएगा ना आपके ऊपर। आपको विद इन 3 मंथ्स करना है। 3 मंथ के बाद या तो एक्सटेंशन मांगो आरओसी से जाके, अगर दे देता तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका आरडी का जो नॉन कंप्लाइंट वाली स्टेटमेंट है वो लगानी पड़ेगी। और कोई, फटाफट से गोन थ्रू करिए। और कोई डाउट है तो पूछिए फटाफट। है कोई डाउट भाई? ये क्लास ओवर करता हूँ, ठीक है? आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू। सही है।